नमस्ते क्लास नाइन्थ दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल नॉट कनेक्टेड फॉर कनेक्शन फॉर फीलिंग। आपको पहला वीडियो पहले देखना चाहिए, ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक इट आउट। समय दीजिए। आप बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपने वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर है फीचर, आप बड़े आराम से प्ले स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लें, 1.25 या 1.5 तक कर लें। स्टार्टिंग में ही हम आपको बता दिए, ठीक। नोट्स बनते रहे, कॉपी लेके बैठेंगे सो दैट कि इस वीडियो को देखने के पहले एक बार आपने नोट्स को देख लिया, तब आप इसको देखेंगे आराम से समझ में आएगा। 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं तो आप इसे वीडियो को रोक दीजिए, थोड़ा कुछ कर लीजिए, रिलैक्स हो लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बना लीजिए 15 मिनट में जो भी लिखे होंगे उसका, ठीक। और उसके बाद अनदर 15 मिनट 20 मिनट्स आप देखिए। आपको नहीं लगना चाहिए कि ये एक दिन का वीडियो है। 2-2 दिन 3-3 दिन के क्लासेस को एक क्लासेस में करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन का बेनिफिट उठाइए, बिल्कुल झूठ मूठ का बात नहीं करिए। अपने गार्जियन से ये सब ना कहा करिए कि सर मोबाइल पे तो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है, तो सामने आते हो तो कौन सा क्या पढ़ा देते हैं, सेम चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, कुछ विशेष अंतर नहीं है। अब तो तुम लोग पहले पढ़ के बैठा तो तुमको बताया जा सकता है, ठीक है। और आप काफ़ी इन्वॉल्व भी हैं पढ़ने में हमारे साथ। चलो, तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ाई कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसका एक मीनिंग दे सकते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना था। हमने डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी समझा। लाइफ का वैरायटी ऑन अर्थ बहुत सारा है। हम कलर, लाइफ स्पैन, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम डाइवर्सिटी दिखा सकते हैं, जो कि दिखाया भी गया। डन। और अगर पढ़ें, हमें पढ़ना था राइट। पढ़ने के लिए हमें लगा प्रॉब्लम, एक एक करके हर लाइफ को पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या किया गया, हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बनाकर पढ़ना ज़्यादा सहूलियत समझा। तो हम लोगों ने किया क्लासिफिकेशंस करते हैं किसी न किसी बेसिस पर। उस बेसिस पे हमने 4 बेसिस बनाए। बेसिक बेसिस सेल के आधार पर, वेदर इट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। आसान समझ रहे थे हम लोग। एक ऐसा बेसिस लिया जाए जिसमें क्लियर कट 2 पार्ट बन जाए, फिर उस हर पार्ट के अंदर 2 पार्ट बना के देखेंगे। यही एक कंसेप्ट हुआ क्लासिफिकेशन का। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ये तीनों में बड़े आराम से अलग अलग 2 पार्ट बढ़ जाते हैं। उसके बाद कहा गया कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा, तभी तो अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। डन। जब ऐसा किया गया तो हम लोगों ने एक तो ऐसा करके इन्हें स्टडी करना हमारे लिए इजी हो गया। डन। फिर क्या किया हम लोग, एक कंसेप्चुअल बात पे बात कर लिया गया कि जब हम ऐसे बंटवारा करना शुरू किए तो हमें एक लाइफ का दूसरे लाइफ के साथ रिलेशन भी समझ में आने लगा। आइदर दे बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी और वेरी क्लोज कैटेगरी और वेरी फार कैटेगरी। एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रखता है। हो सकता हो कहीं घरे का निकल जाए आदमी, राइट। और किसी दूसरे स्पेसीज के साथ, किसी दूसरे जाति के साथ। वर्ड स्पेसीज काफ़ी सिंपल है, जाति समझते हैं, ठीक है। मंकी वगैरह से बात करें तो भी लगता है कि हम ही लोग तो नहीं हैं वो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बात समझ गए हम लोग। इसको हम लोग कहें, ये क्लासिफिकेशन एक तरह का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। फाइलोजेनिक एक वर्ड था, फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डन। तो एक वर्ड है इवोल्यूशन। क्या होता है, कहते हैं ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को कहते हैं इवोल्यूशन। क्लियर। इवोल्यूशन में पहले का लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ विल बिकम्स एडवांस लाइफ। कई सारे छोटे छोटे वर्ड्स भी थे। डन। चार्ल्स डार्विन का काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है इन इवोल्यूशन। क्लास 10th में जाएंगे तो इवोल्यूशन नाम का चैप्टर ही मिलेगा जहां आपको इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पहले क्लासिफिकेशंस करेंगे। दैट विल हेल्प आउट टू फाइंड इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन, चेंज को कहते हैं। हम लोग भी अपने माँ बाप से इवॉल्व होके पहुँचे हैं, इवॉल्व होके। क्लियर। आसान बात कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक कर लिए हैं। अब हमारे पास, अब आगे देखिए, ठीक है। अब हमें अब
हमारे पास लाइफ पड़े हैं, डाइवर्स लाइफ पड़े हैं, डाइवर्स लाइफ, बहुत सारे वैरायटी में लाइफ पड़े हैं। तो हमें अब इनको पढ़ना है। अब पढ़ने के पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमें डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए पहला काम करना होगा, लाइफ का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमें खोज करने होंगे कि ये भी एक लाइफ का फॉर्म है। ठीक, जब बहुत सारे लाइफ के फॉर्म मिल जाएंगे यानी डाइवर्स मिल जाएगा, तो हमें उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके पढ़ने में तो मुश्किल है। जब हम क्लासिफिकेशन कर देंगे कि इतना सब एक तरफ, इतना सब एक तरफ, तो इतना सबको इतना सब कहेंगे तो कितना कहेंगे, कितना सारा नाम देंगे। ठीक है, तो हम लोग उनका नामांकन भी करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम भी तो रखेंगे। कब तक कहेंगे इतना सब, तो एक नाम रखा जाएगा, ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड में चले। ठीक, रीजनल भाषा में नाम नहीं। तो अपने यहाँ लोग कुछ कह देता है, लौकी कह देता है, कद्दू कह देता है। ठीक है, बाहर का लोग तो, इंडिया के लोग ही ऐठा जाएगा एक लौकी का होता है, नहीं, समझ रहे बात को, सिंपल। तो हमें कुछ इंटरनेशनल तरीके से नाम भी रखना होगा। तो बायोलॉजी ने लाइफ की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के लिए एक बायोलॉजी ने ब्रांच बनाया। दैट ब्रांच इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? लाइफ का। कहते हैं क्या उसको? टैक्सोनॉमी। और इस टैक्सोनॉमी पर मतलब गिर जाता है, इस टैक्सोनॉमी के साइंस पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी याद करना पड़ेगा, कैरोलस लीनियस। लीनियस का ना स्पेलिंग देख लेना तो कमेंट सेक्शन में बच्चों सब करेक्ट स्पेलिंग लिख के दे देता है सब कि ऐसे लिखा जाता है सर, LINNA। वैसे ये बात हमारा सारा बच्चा जानता है, नैका नहीं जानता है सब। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया। वर्ड सुनने को मिल गया क्या? टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग ये सब काम करने वाले हैं। ठीक, तो चलो, आइडेंटिफिकेशन करना आसान बात था। अपने जंगल में गया, पकड़ के लेकर आया बहुत सारा लाइफ को, आपको क्लासिफिकेशन करना है। आइए हम आपको क्लासिफिकेशन फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और पुराने एक कंसेप्ट को भी जोड़ने का पूरा प्रयास। क्या कि क्लासिफिकेशन हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है कि कौन किससे कितना क्लोज है और कितना फार है। इसको समझाने के लिए हम एक पैरेलल कहानी, मेरा फेवरेट, हर साल बताते हैं। आइए कहीं आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि एक स्कूल है जिसमें कई सारे बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम होगा, हर बच्चे का क्लास भी होगा कि कौन से क्लास में कौन बच्चा बैठता है। नहीं, ऐसा कुछ ये सब बच्चे का लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो हम सब बच्चों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि दे ऑल आर स्टूडेंट्स। ठीक है, चमक रहा है क्या बहुत ज़्यादा? चमक रहा था। स्टूडेंट्स, ऑल आर स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लीजिए अच्छा स्कूल, 1000 बच्चा पढ़ता है, मैथ भी अच्छा रहेगा। अब हमें इस स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस करने के लिए हम कोई ना कोई बेसिस लेंगे। बिना कोई आधार पे तो बंटवारा हो नहीं सकता है। एक ऐसा आधार लिया जाए कि ये पूरे के पूरे स्टूडेंट 2 पार्ट में अगर बंट जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा। तो सबसे आसान रहेगा कि हम बॉयज़ और गर्ल्स में बांट दें। क्लियर कट हमें 2 कैटेगरी मिल जाएंगे। ठीक है, हम मान लो हम 500 बराबर कर देते हैं। नहीं, शिक्षा पे एक समान अधिकार है, सबका अधिकार है। 500 बच्चे बैठ गए। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, अभी भी हमें किसी भी बच्चे का नाम नहीं पता है, क्या करते हैं वो कुछ नहीं पता है। लेकिन अब उनमें हम पहले कर रहे थे उनको स्टूडेंट्स। ठीक, एक कैटेगरी था स्टूडेंट्स, अब एक कैटेगरी है बॉयज़ या गर्ल्स।
ये बॉयज़ वर्ड किसी कैटेगरी को बताना स्टार्ट कर दिया और हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, बंटवारा कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, बॉयज़ और गर्ल्स बन गया। अब जो बंटवारा हम यहाँ करेंगे वैसा बंटवारा इसमें भी पॉसिबल है ऑन देयर ओन बेसिस। यहाँ पर मान लीजिए हम 500 लड़कों में अभी भी किसी का नाम नहीं जानते हैं, कौन क्या करता है नहीं जानते हैं, ठीक है। हम एक और आधार लेते हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स के आधार पे, कि इन 500 बच्चों में 500 लड़कों में से कौन क्या खेलना पसंद करता है, किस में रुचि है। तो हम एक और कैरेक्टरिस्टिक को लेकर अब और फर्दर बंटवारा करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई फुटबॉल खेलता हो, फुटबॉलर हो, जरूरी तो नहीं है कि हर बार 2 ही पार्ट बटेगा, हो सकता हो बैडमिंटन खेलता हो सकता हो सर कि क्रिकेट खेलता हो, बेसिकली यही खेलता है सब, ठीक है। ऐसा कुछ और भी 5-6 स्पोर्ट्स बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार क्लासिफिकेशन में 1 से 2 ही बनेगा, ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड्स अपॉन द बेसिस, आप कैसा बेसिस ले रहे हैं। मान लीजिए कि 50 को बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है, 200 बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता हो, 250 बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता हो, ज़्यादातर क्रिकेट खेलता है सब, ठीक है, 250 बच्चा। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि अब अभी भी हम किसी भी बच्चे का नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ मेरी बढ़ रही हैं। हम यहाँ हाथ रख दे तो 250 के 250 बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कंफर्म। 250 के 250 लड़के हैं, कंफर्म। और 250 के 250 क्रिकेट खेलते हैं। इस 250 में कई सारा कैरेक्टरिस्टिक हमको जानकारी मिल गया, अभी भी किसी इंडिविजुअल के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कन्फ्यूजन 1000 में था, 1000 पे हाथ रखते हैं तो हमें ये नहीं खबर है 1000 वाले में कि कौन इसमें लड़का है, कौन इसमें लड़की है, कौन क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे करके हमको इधर इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, इधर बच्चों की संख्या कम हो गई। और बंटवारा करते हैं, अभी भी ये क्या है, ये भी जिस तरह से स्टूडेंट एक कैटेगरी का नाम था जिसके अंदर बच्चे थे विथ डाइवर्स प्रॉपर्टी, बॉयज़ भी एक अनदर कैटेगरी का नाम है जिसमें बच्चे हैं, बट उसमें कुछ उतना डाइवर्स नहीं, थोड़ा कम डाइवर्स हुए, क्योंकि इसमें एक समानता आ चुकी है कि सबके सब लड़के हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा कैटेगरी नहीं लग रहा है क्या? एक बड़े कैटेगरी के अंदर 2 छोटा कैटेगरी, इस छोटे कैटेगरी के अंदर एक और छोटा छोटा कैटेगरी। तो अब हम क्रिकेट में भी बांट देते हैं, उसे सब लोग समझ जाता है धाय धाय कि कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, कोई बैट्समैन है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब आपने इस कैटेगरी में एक और कैटेगरी बनाया, बंटवारा किया। दिस इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बंटवारा करते जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन हुए जा रहा है, ठीक। मोटिव पे रहिएगा, मोटिव पे क्या बताना चाह रहे हैं हम। मान लीजिए बॉलर 50 गो है सब, ठीक है, 50 गो फील्डर है सब, और कितना बच गया, 150 बैट्समैन है सब। अपने यहाँ तो बैटिंग है, करेंगे तभी खेलेंगे, तो नहीं खेलते, ठीक है, ऐसा कुछ। और टाइम वेस्ट ना करें, हम बॉलर में बात कर लेते हैं। कोई फास्ट फेंकता है, कोई स्लो फेंकता है, कोई नहीं फेंकता है। स्लो में भी बांट सकते हैं कि सर कोई राइट हैंड से फेंकता है, दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है, राइट हैंड से फेंकता है, कोई लेफ्ट हैंड से फेंकता है। मान लीजिए 50 में 30 गो स्लो फेंकने वाला हुआ, तो लेफ्ट हैंड वाला 10 गो हो गया, मान लो। अब बहुत कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कौन ऐसे फेंकता है, कौन वैसे फेंकता है, मतलब वैराइटीज़ ऑफ बेसिस हैं, और हम बंटवारा करते जाएंगे। अब जो हम बताना चाहते हैं आपको कि हर लेवल पे ये एक कैटेगरी का लेवल था, ये एक हर स्तर पे हम उसके नए नए कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, और उसमें डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, समानताएं बढ़ती जा रही हैं, संख्या घटते जा रहा है। बच्चों की संख्या इधर कितना स्पेसिफिक हो चुके हैं, अभी भी किसी का नाम नहीं जाने हैं, बट हम क्लासिफाई कर चुके हैं। ये 10 बच्चे को हम बाकियों हजारों में से छांट के अलग कर लिए।
अब इसका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब इसका नामांकन करना पड़ेगा तो इन्हीं के गुणों के अनुसार जो ऊपर दिख रहा है। ठीक, समझ पा रहे बात को? ठीक है, समझिएगा, रोक रोक के भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर हम ये कहें कि ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट हैंड वाला क्या है ये, तो ये स्लो बॉलर से इवॉल्व हुआ है। समझो बात को कि बहुत पहले लड़के थे, उसमें से किसी बच्चे ने क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया तो वो क्रिकेटर बन के उभर के आ गए, इवॉल्व होके आ गए। क्रिकेटर में सब बच्चे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लिए, उसमें से कुछ बच्चे ने बैटिंग करना सिर्फ शुरुआत किया, दे बिकम्स बैट्समैन बन के उभर के आ गए, इवॉल्व होके आ गए। बॉलर बन के इवॉल्व होके आ गए, बॉलर में से कोई स्लो बॉलर के रूप में इवॉल्व हुआ। तो क्या अगर जैसे हम तो कर रहे थे क्लासिफिकेशन, क्या हमें क्लासिफिकेशन में एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि फ्रॉम वेयर डज दैट लेफ्ट हैंड स्लो बॉलर क्रिकेटर बॉयज स्टूडेंट कहाँ से आया है? पूरे इसके खानदान का लिस्ट नहीं मिल रहा है क्या हमको? क्लासिफिकेशन विल गिव द आइडियाज। क्या हमें क्लासिफिकेशंस के बाद समझ में नहीं आया कि ये राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाला जो प्लेयर्स हैं दे आर क्वाइट क्लोज रिलेशनशिप, भाई भाई हैं, और इनका रिलेशन अगर हम फुटबॉलर में चलते जाएं, कोई डिस्ट्रीब्यूट करते करते कोई प्लेयर होगा, इसका रिलेशन इसके साथ समझेंगे तो दे आर फार रिलेटिव टू ईच अदर, राइट? तो क्लासिफिकेशन गिव्स रिलेशनशिप। क्लियर? ये कहानी का कहना क्या चाहते हैं, जो बातें यहाँ रखा गया है गर्ल्स भी इसमें अपना कर सकते हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ाते हैं कि सर कहना क्या चाहते हो। कैरोलस लीनियस ने यही किया था क्या? यस, कैरोलस लीनियस ने यही किया था, और उसने इस स्टूडेंट के जगह पर एक बड़ा कैटेगरी का नाम रखा। बड़ा कैटेगरी का नाम दिया उसने किंगडम। व्हाट इज किंगडम? इट इज ए हायर रैंक, राइट? सबसे बड़ा रैंक, सबसे बड़ा कैटेगरी। अब उसमें बांटेंगे छोटा रैंक, फिर उससे छोटा रैंक, सबसे छोटा रैंक तक पहुंचेंगे जहां से हम नोमेनक्लेचर कर सके। ठीक है, तो अब जैसे कि स्टूडेंट एक नाम हो गया, उसके अंदर आएंगे तो एक से अधिक रैंक हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब तो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करता है। फुटबॉलर, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सभी एक कैटेगरी के अलग अलग नाम है। तो इसके अंदर, इस किंगडम के अंदर कोई ना कोई नाम होगा। हम नाम को बायोलॉजिकल भाषा में कह दें फाइलम। व्हाट इज फाइलम? इट इज ए अनदर रैंक, लोअर रैंक। दिस इज हायर रैंक। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो उतारना भी तुम लोग मत सब। ठीक है, ये क्या हो गया? इट इज ए हायर रैंक। ठीक, रैंक को कैरोलस लीनियस ने टैक्सॉन कहा था। टैक्सोनॉमी से वर्ड टैक्सॉन लिया, एक टैक्सा, टैक्सी, टैक्सो, टैक्सॉन क्या है? रैंक है। हायर टैक्सॉन, हायर रैंक, उससे थोड़ा छोटा रैंक फाइलम। एक किंगडम के अंदर, एक स्टूडेंट वर्ड के अंदर एक से ज़्यादा रैंक हो सकते हैं, बिल्कुल। तो एक किंगडम के अंदर एक फाइलम, बॉयज फाइलम, गर्ल्स फाइलम। ठीक, एक बॉयज के अंदर भी डिफरेंट बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल फाइलम पे बात कर रहे हैं, तो क्लैरिटी मिलना चाहिए आपको कि एक किंगडम के अंदर एक फाइलम, 2 फाइलम, 10 फाइलम हो सकते हैं। ठीक है, कल को बुक पढ़िएगा तो एक और वर्ड इस्तेमाल कर देता है, डिवीजन। बुक लिखता है कि अगर आप प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट किंगडम के अंदर जो मिलेगा उसे आप डिवीजन कहिएगा, और अगर आप एनिमल की बात करें या किसी अन्य की बात करें तो आप फाइलम शब्द का इस्तेमाल करिएगा। ये दोनों एक ही नाम है, बस बुक ने मेहनत करवाया है आपसे। फाइलम के अंदर जाते हैं, फाइलम के अंदर भी जैसे बॉयज गर्ल्स के अंदर भी जाएंगे तो कुछ और बटा है, तो फाइलम के अंदर भी जाते हैं तो बढ़ता है क्लास। व्हाट इज क्लास?
इट इज द नेम ऑफ कैटेगरी, एक कैटेगरी का नाम है क्लास। ठीक है, एक फाइलम के अंदर कई सारे क्लास हो सकते हैं, या उल्टा समझो, सारे क्लास को मिलाएंगे तो इट बिकम्स वन फाइलम। ऐसा ऐसा सारा फाइलम मिला देंगे, इट बिकम्स किंगडम। समझ पा रहे हैं? क्रिकेटर, बैडमिंटन, फुटबॉल, सारे बच्चों को मिलाएंगे, इट बिकम्स 500 बॉयज। 500 बॉयज 500 गर्ल्स को मिलाएंगे, इट बिकम 1000 स्टूडेंट्स। ऐसे उल्टा, राइट? एग्जिस्टेंस तो इनका है, ये तो नाम है। ठीक है, क्लास हो गया। अब टाइम वेस्ट ना करें हम आपको जो समझा चुके हैं कि ये हायर रैंक है, ये लोअर रैंक है, और फर्दर लोअर रैंक है। अब तो हम बांटते चले जाएंगे। तो कार्लोस लिनियस जहाँ तक नीचे तक पहुँचा कि क्लास तक गया, क्लास के बाद कहा उसने अलग रैंकिंग का नाम दिया, ऑर्डर नाम दिया, ऑर्डर के बाद फैमिली नाम दिया, तो फैमिली तक पहुँच गया सब। ठीक है, और फैमिली के बाद पहुँचे तो दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है जीनस, और लास्ट किया स्पेसीज। मतलब यहां तक जाके रुक गया। आपको दिखना चाहिए हर क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं, प्रत्येक ऑर्डर के अंदर कई सारे फैमिली हो सकते हैं, प्रत्येक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस, प्रत्येक जीनस के अंदर कई सारे स्पेसीज हो सकते हैं, और भी आगे बढ़ सकता है। कार्लोस लिनियस ने कहा बस अब और नहीं। ठीक है, तो ये स्पेसीज को माना गया बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? स्पेसीज। तो बहुत सिंपल सा बात कंसेप्ट के नाम पर ये कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस का बेसिक यूनिट क्या है? स्पेसीज। मीनिंग ऑफ दैट कि बहुत सारे स्पेसीज को जब मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक जीनस को बिलोंग करेगा। ठीक, हिंदी में स्पेसीज को जाति कहते हैं, जीनस को वंश कहते हैं। कई सारे जाति मिलाएंगे तो एक वंश बनेगा, बहुत सारे वंश मिलाएंगे तो एक फैमिली बनेगा, फिर फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, पूछा सकता है। ठीक, एग्जिस्टेंस समझिएगा, एग्जिस्टेंस होने के लिए अर्थ पर कोई ना कोई जाति होगा। ह्यूमन स्पेसीज है, ठीक है, हम लोग कोई ना कोई किंगडम को बिलोंग करते होंगे। तो हमारा जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो हमारा पूरा ट्रेंड निकल के आएगा कि हम आखिर किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, प्लांट किस किंगडम को बिलोंग करता है, और भी अर्थ पे लाइफ है जो इस चैप्टर में रिवेल होने वाला है। पहुंच पा रहा है बात? नहीं पहुंच पा रहा तो पॉज करिए, सुस्ताइए, फिर से वापस करके देखिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल। सबसे लोअर रैंक कौन हो गया? स्पेसीज। सबसे हायर रैंक कौन हो गया? किंगडम। इसे कहा गया हायरार्की सिस्टम, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको लिखने वाला कंसेप्ट यही था। ठीक है, देख लो, तो लिख के लाए हैं स्पेलिंग वगैरह। बच्चा यूट्यूब में कमेंट कर देता है ऐसा स्पेलिंग आपका गलती था, ऐसे लिखा जाता है सर। हर्ट हो गए हम तो, फिर भी मान नहीं रहे हैं। The hierarchy of classification, what does it mean? Hierarchy, ranking system। अगर आपको एक वर्ड में कहना हो कि हायरार्की क्या होता है, रैंकिंग सिस्टम कहते हैं। कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पर और रैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक, कोई ना कोई बड़े पद पे होता है, फिर उसके नीचे कई सारे छोटे पद पे होते हैं। कमिश्नर हुआ, फिर डीएम हुए, एसपी हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, हवलदार हुआ, कई सारे रैंकिंग सिस्टम है। ये भी हमारा एक रैंकिंग सिस्टम हुआ। क्लियर? किसने बना के दिया था? कार्लोस लिनियस ने। तो अगर हम कोई ना कोई एग्जिस्टेंस किसका होगा? स्पेसीज का होगा। कोई ना कोई जाति ही होता है अर्थ पे। तो अब हम इस वर्ड स्पेसीज और वो कौन सा जीनस को बिलोंग करता है, बस इसकी जानकारी हमें मिल जाए तो हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, अपना टैक्सोनॉमी पूरा हो जाएगा। क्लियर? ट्रेंड समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप लोअर रैंकिंग की तरफ जाइएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे। ध्यान है, 1000 स्टूडेंट थे, यहाँ तो पहुँचते पहुँचते 10 हो गए थे। ठीक, नंबर घटते जाएगा लेकिन क्या बढ़ते जाएगा? सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, कि जो सबसे नीचे वाला जो मिलेगा उनके अगर स्पीसीज में 10 मिले, 10 इंडिविजुअल बिलोंग्स टू वन स्पीसीज, तो उनमें कई सारी चीजें कॉमन होंगी।
अगर हमें किंगडम की बात करें, किंगडम में लाखों लोग मिलेंगे, लाखों इंडिविजुअल मिलेगा, लेकिन उन लाखों में कई सारा डाइवर्सिटी रहेगा, कहीं से कोई मैच नहीं करेगा। स्पीसीज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंपेयर टू किंगडम कम मिलेंगे, बट देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सेम। चलेगा? काफ़ी अच्छा सा सिंपल सा ये कहानी, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये कोई बुक पर बात नहीं है, इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर कहने के लिए कहा जाए तो अगर हम ऐसे बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और अगर हम एक कैटेगरी से एक और कैटेगरी निकाल रहे हैं, इस कैटेगरी से एक और कैटेगरी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया वर्टिकल क्लासिफिकेशन, उसी को कहा गया हायरार्की। रैंकिंग सिस्टम क्या हो गया? ये एक तरह का वर्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया। थोड़ा भारी वर्ड, बड़े क्लास की भाषा इस्तेमाल कर लिए कि जब आप ऐसे ऐसे बांटना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, फिर बॉयज़ गर्ल्स, फिर फुटबॉलर, बैडमिंटन, ऐसे ऐसे बांट रहे हैं, तो ये हो गया क्या? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड हायरार्की। व्हाट इज हायरार्की? रैंकिंग सिस्टम। क्लियर ना? आसान बात, इतना लिखिए। चलिए, ऑल क्लियर, ऑल अन का बेनिफिट। अब हम आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया हुआ है बाइनोमियल, फिर से कहना पड़ गया, नोमेनक्लेचर। कार्लोस लिनियस ने दिमाग लगाया और जब किसी भी लाइफ का हायरार्की जब समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि एक फ्रॉग है, दिखता है हमें, हमने इसका क्लासिफिकेशन से ये समझ लिया कि ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग किस स्पीसीज को बिलोंग करता है और किस जीनस को बिलोंग करता है, इस दो शब्दों को बाई में समझ में आ गया होगा आपको। दो शब्दों पकड़ा गया तो पता चला फ्रॉग का जीनस का नाम है राना। इसके जीनस का नाम है, कुछ भी नाम सकता था। आपके लिए कितना सिंपल सा नाम रखा गया, बॉयज, गर्ल्स, क्रिकेटर, फुटबॉलर, ये सब नाम थे ना, कैटेगरी के नाम थे। तो बायोलॉजिकली कैटेगरी का नाम क्या हुआ? राना। तो राना एक कैटेगरी का नाम हुआ जो फ्रॉग को रिप्रेजेंट कर, फ्रॉग के जीनस का नाम है, और उसके स्पीसीज के नाम पता किया गया तो उसका नाम था टिग्रीना। तो कार्लोस लिनियस ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि किसी भी लाइफ का अगर बायोलॉजिकल नेम लिखना है तो आप उसके जीनस का नाम और उसके स्पीसीज के नाम को बस आप लिख दीजिए, वही उसका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा, स्कूल का नाम हो जाएगा। ठीक है, मोहन शर्मा से जाति का बोध होता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट दिए गए कि जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट रहेगा, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट कौन लिखेगा, वो कैपिटल होना चाहिए, यानी आर कैपिटल में लिखेंगे। तो कौन नहीं जानता है, पहला लेटर तो कैपिटल लिखे करते हैं। हाँ, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी स्मॉल, हमेशा छोटा टी लिखेंगे, बड़ा टी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आसान बात, ठीक है। तो एक फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? राना टिग्रीना, स्कूल का नाम। ह्यूमन बीइंग, आप कई सारे एग्जाम्पल्स आप इधर उधर से सर्च आउट कर सकते हैं। हम लोग का नाम है होमो सेपियंस, ऐसा हम लोग का नाम तो रोहन, मोहन, वो तो पुकार का नाम है। बायोलॉजिकली वी ऑल आर होमो सेपियंस। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि होमो सेपियंस से आपको क्या खबर लग गया, तो हमें खबर लगा कि वी बिलोंग्स टू होमो जीनस and our species name is sapiens, we are homo sapiens। आसान बात, सिंपल बात, कोई दिक्कत? चलो, तो हमारे पास नोमेनक्लेचर भी लिखने आ गया। नोमेनक्लेचर भी कार्लोस लिनियस उधर स्पेलिंग लिखे, ठीक है दोस्त, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना सा में काम हो गया। अब हम बड़े आराम से किसी भी लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और सबका नाम लिखना शुरू कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, जीनस और स्पीसीज।
इस प्रोसेस को नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, आसान सा बात है। ठीक है, बुक भी लिखा था उन्होंने, हम एग्जाम में पूछ लेंगे कौन सा बुक लिखा था उन्होंने। ओके ओके डन, इसको लिखिए। डन 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 कंप्लीट करें हम लोग। तो अब हम लोग रेडी हो गए, चलो लाइफ का कर देते हैं क्लासिफिकेशन। इसको आप लिख दीजिए, तो हम आपको लाइफ का क्लासिफिकेशन कर देते हैं तुरंत। चलिए दीजिए। चलिए अब अभी अगर आप थक गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मिलिए। अब हम आपको छोटा सा और पार्ट बताने वाले हैं ध्यानपूर्वक। मतलब अब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था। चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की डाइवर्सिटी थी, हमें उसे बांट के पढ़ना है। अब हम बांटने वाले हैं लाइफ को, अर्थ पर के लाइफ को 5 कैटेगरी में। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही 5 कैटेगरी में बांट दिया गया था। कई लोगों का अपना अपना प्रोसेस था। पहले के साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ पे 2 तरह के लाइफ होते हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वाले और टेरिटोरियल ज़मीन पे रहने वाले। उड़ने वाले कभी कभी उड़ते हैं, बैठते ज़मीन पे नहीं। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ, तो 2 क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो लेकिन बाद में कोई मेढक नदी से निकल के बाहर दिखा दिया कि हम भी बाहरों बैठ सकते हैं, हमारे लिए क्या कहोगे। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से बताना स्टार्ट किया, उसके कुछ फॉल्ट नज़र आने लगे, तो किसी ने 2 पार्ट में बांटा, किसी ने 3 में बांटा, किसी ने 4 में बांटा। फाइनली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है R.H. व्हिटेकर। आदमी का नाम है R.H. व्हिटेकर। इनके द्वारा बताया गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा धुंधला गया है, कोई बात नहीं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग 5 पार्ट में बांटने जा रहे हैं। अगर मात्र 5 मिनट या 10 मिनट की बातों को अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो शायद चैप्टर के 3-4 पेजेस को आप यहीं संभाल लेंगे। बायोलॉजी लगता है कि रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा समझ लेंगे तो रट्टा मारने वाला प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आइए, हमारे पास है अर्थ के लाइफ, सारे लाइफ, और R.H. व्हिटेकर कुर्सी ले आगे बैठ जाए, कहेगा सारे लाइफ कम हियर, आओ तुम्हें मैं अलग अलग कैटेगरी में बांटता हूँ। डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, फॉर्म, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे बांटेंगे। ठीक है, तो हम पहले R.H. व्हिटेकर ने कहा कि हम अर्थ के हर लाइफ को 2 पार्ट में बांटना चाहते हैं। एंटायर लाइफ 2 पार्ट में बढ़ जाए, ऐसा कोई हमारे पास बेसिस है? हाँ है ना सर। पता करो कि सर किस में न्यूक्लियस है और किस में न्यूक्लियस नहीं है। बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो बांटते हैं। तो पता चला होगा कि कोई ऐसे लाइफ हैं जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, एब्सेंट, और कुछ ऐसे लाइफ होंगे जिसमें न्यूक्लियस होगा। तो 2 बातें हुई, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसे एक नाम दे देते हैं। व्हिटेकर ने ऐसे कैटेगरी ऑफ लाइफ जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, आप ऑलरेडी जानते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है उसे आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी आप न्यूक्लियस एब्सेंट कहें या कहें प्रोकैरियोटिक लाइफ। उसको व्हिटेकर ने पहला किंगडम का नाम दिया, और आपके सामने नाम लिखा जा रहा है मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मोनेरा, तो फर्स्ट लाइन कितना इजी है, कहेंगे इट इज द नेम ऑफ किंगडम, इट इज द नेम ऑफ किंगडम, दैट नेम वॉज गिवन बाई R.H. व्हिटेकर। नाम है व्हिटेकर के द्वारा हुआ। और क्या बता सकते हैं मोनेरा के बारे में अभी के ज्ञान से? कि सर मोनेरा एक ऐसा किंगडम का नाम है जिसके अंदर, उस किंगडम के अंदर जो भी लाइफ मिलेगा सर, वो सब का सब प्रोकैरियोटिक होगा। इंफॉर्मेशन आपको खेलना हो तो और खेल सकते हैं कि सर, और बताएं सर, मोनेरा में जो भी लाइफ मिलेगा ना उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और बताएं सर, मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी लाइफ मिलता है ना सर, उसमें गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है। देख रहे हो, खेलने का हद है, खेल सकते हो। डन डन डन।
अब बात करते हैं जिसके पास होता है। जिसके पास होता है उसे हम फिर दो कैटेगरी में बांटते हैं, फिर दो बातें करते हैं कोई ना कोई आधार पे। आधार लेते हैं दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। ऑलरेडी वी नो दैट ना कि काम का बंटवारा का मीनिंग क्या है, वेदर इट इज मेड अप बाय सिंगल सेल या मल्टीपल सेल। अगर एक सेल से बना हुआ होगा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर या तो नहीं होगा, एब्सेंट, लॉजिक लॉजिक, और नहीं तो क्या होगा, प्रेजेंट। ऑलरेडी वी नो दैट कि अगर किसी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इट मीन्स कि वो क्या है, यूनिसेलुलर है। सेल्यूलर, देखो कभी कभी घबरा जाता है, लर सेल्यूलर, लर सेलुलर, सेलुलर, ठीक है, माइंड है, थक जाते हैं, ठीक है, लगातार वीडियो बनाना पड़ता है। तुम्हारे लिए ना तुम 4 बार देख सकते हो, हम थोड़ी मोबाइल लगा के सोच जाएंगे। हाँ, एप यूनिसेलुलर। व्हिटेकर ने एक दूसरा नाम दिया प्रोटिस्टा। व्हाट इज प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा, व्हाट इज प्रोटिस्टा? आप बता रहे हैं कि प्रोटिस्टा इज द नेम ऑफ किंगडम गिवन बाय व्हिटेकर। क्या होता है प्रोटिस्टा में? तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, पता है सर, जो लाइफ मिलता है, पहले बात लाइफ मिलता है सर, इट इज द कैटेगरी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर कैसे लाइफ मिलेंगे? ऐसे लाइफ जो यूकैरियोटिक है, राइट। तो आप चाहें तो प्रेजेंट के जगह पे यूकैरियोटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तुम जन्म में करते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम का एक लाइन तो क्लियर हुआ ना कि ये इसके अंदर यूकैरियोटिक लाइफ मिलेगा। आप खेल सकते हैं सर, और बताएं, इसमें न्यूक्लियस भी मिलता है, और बताएं इसके लाइफ में, इसके लाइफ के सेल में गोल्जी बॉडी भी मिलेगा। खेला हो गया, ठीक है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि सर ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से मिलके बने हैं, स्पेसिफिक, खास। हाउ डज दैट प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा? इट इज यूकैरियोटिक, इट इज प्रोकैरियोटिक, दिस इज द ओनली डिफरेंस। इजिली कर सकते हैं, आसान बात कर सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो इस भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रोटिस्टा में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, चलेगा। हम बता ये रहे ना कि रट्टा काय मारोगे, अगर ये टेबल, ये चार्ट, एक चार्ट बना रहे हैं, चार्ट को चार्ट के खाना है, ध्यान दो बनाने की विधि पर, समझ में आ जाए कब लग रहा है क्या, क्लियर, आसान बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोटिस्टा के बारे में भी 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि देयर लाइफ्स आर यूकैरियोटिक एज वेल एज यूनिसेलुलर एंड देयर लाइफ इज प्रोकैरियोटिक। मेरे मन में सर तो ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, क्या गेस मार सकते हैं? एक तो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया ही होता है प्रोकैरियोटिक। अब बैक्टीरिया हमारे नज़र में तो यूनिसेलुलर है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसके बारे में एक और समझ लिए कंसेप्ट, क्या कि ये मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर। मोस्टली कहकर ना लाइफ की डाइवर्सिटी का लाज रख देते हैं, क्या पता कोनो बैठ के मल्टीसेलुलर हो, क्या पता। अभी फिलहाल हमारे लिए कॉमन सेंस कहता है कि ये यूनिसेलुलर है। तो हमारे पास मोनेरा किंगडम का एक और पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। अगर होगा तो 2 बातें होंगी, यही ना खेला खेल रहे हैं कि कुछ लाइफ का बंटवारा कर रहे थे, नहीं है तो कोई नाम दे दिए, अगर है तो फिर 2 बातें कर लिए, नहीं है तो नाम दे दिए, है तो फिर 2 बातें कर लिए। अब 2 बातों करने का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। हम आधार लेते हैं सेल वॉल। वैसे अपने यहाँ पढ़ाया गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो आएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल आया था। सेल वॉल, सेल वॉल या तो नहीं होगा और या तो होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने इस एब्सेंट को प्रोकैरियोटिक समझते थे, इस एब्सेंट को यूनिसेलुलर समझते थे, इस एब्सेंट को कोई नाम नहीं दिया गया है बायोलॉजी में, तो कुछ नाम नहीं, ठीक है। बस एक इंफॉर्मेशन रहा कि अब जो किंगडम बोलने वाला है हमारा RH व्हिटेकर, उसमें सेल वॉल नहीं होगा, तो उस किंगडम का नाम मिला
एनिमिलिया, एनिमिलिया, एनिमल मिल गया, एनिमिलिया, दिस इज आवर किंगडम, इसी के अंदर हम लोग पाए जाते हैं। इसको पढ़ा जाएगा डिटेल में, ठीक। अभी फिलहाल एनिमिलिया इज व्हाट, एनिमल नहीं, एनिमिलिया, एनिमल मिल गया। क्या कहते हैं एनिमल मतलब क्या, तो एनिमल का मतलब एनिमिलिया का मतलब एक किंगडम का नाम है जिसके अंदर जो लाइफ है, जो लाइफ है वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलर है और सेल वॉल नहीं होता है। 3 पॉइंट क्लियर हुए। प्रोटिस्टा और एनिमिलिया में डिफरेंस क्या होगा सर, तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एनिमिलिया मल्टीसेलुलर है, दिस इज द डिफरेंस। एनिमिलिया और मोनरा में क्या डिफरेंसेस होगा, तो दो डिफरेंसेस हो जाएंगे। एक तो मल्टीसेलुलर है, ऊपर से यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर है, ऊपर से प्रोकैरियोटिक है। क्लियर। तो सर सेल वॉल की बात करो, क्या हमारे मोनरा में सेल वॉल नहीं है क्या, है क्या? आपको क्या लगता है इस टेबल के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू आपको कंफर्म हो रहे हैं क्या कि होगा कि नहीं होगा, या कॉमन सेंस? नहीं लगता है, कॉमन सेंस हर जगह नहीं लगता है। तो हम कह देते हैं जहां नहीं समझ में आता है मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। कितना अच्छा बात हो गया, कौन नहीं पूछेगा सेल वॉल होता ही नहीं होता है। हो भी सकता है किसी लाइफ में, हो भी सकता है किसी में नहीं हो। कोई ऐसा बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इसमें रिजिड नहीं होइएगा कि सर सब प्रोकैरियोटिक में तो सेल वॉल होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेजेंट, सबसे प्रिमिटिव लाइफ था प्रेजेंट, लेकिन हो सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा चलेगा, ठीक है। इसमें बात करें सेल वॉल, हम लिख दें प्लस माइनस, चलेगा क्या? प्लस माइनस मतलब मे बी पॉसिबल, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें कंफर्म में नहीं होगा, ठीक। तो हमारे पास 2 पॉइंट और आ गए, इधर 2 पॉइंट और आ गया, और आगे बढ़ते हैं, लास्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। प्रेजेंट अगर होगा तो फिर 2 बातें होंगी, प्रेजेंट होगा 2 बातें होंगी। इस बार बात कर रहे हैं किसके आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे बात कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि हाँ कि ना, हाँ ना करेंगे तो फिर ना को एक नाम देंगे और हाँ में 2 बातें करेंगे। इस बार हाँ ना करना ही नहीं है, खाना तो सबको चाहिए ना, थोड़े कह देंगे किसी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ही नहीं है। अरे हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉप, सुने हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, और कह देंगे ऑटोट्रॉप्स, कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप। उसे कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप फंगी या फंगस, और इसमें कहेंगे हम लोग प्लांटिया। तो देयर आर 5 किंगडम। प्लांटिया को डिटेल में पढ़ना है, एनिमिलिया डिटेल में पढ़ना है तो इसको टच नहीं करते हैं, फंगस के बारे में यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंगस, फंगी या फंगस स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, माइको मतलब फंगस होता होगा, ठीक है। फंगस में क्या क्या बातें आप इस टेबल से सीख रहे हैं। फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, फंगस में यूकैरियोट होता है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर कोई ले पा रहा है तो ये है फंगस। इस चार्ट का सबसे ज़्यादा फायदा कंफर्मेशन के साथ कौन ले रहा है, फंगस। समझिएगा हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि एक ही वक्त में एक ही चार्ट के अंदर एटलीस्ट मोनरा, प्रोटिस्टा और फंगस निपटा दिया जाए, ताकि हम बड़े आराम से आपको प्लांट और एनिमल अलग से पढ़ा दें, ठीक। यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये हेटेरोट्रॉपिक है। एनिमिलिया और फंगस में डिफरेंस, तो फंगस के पास सेल वॉल है, एनिमिलिया में नहीं है, ठीक। प्रोटिस्टा और इसमें सेम बात, सेम बात नहीं, डिफरेंस क्या होगा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है। तो सर ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या इस चार्ट में क्लियर है? नहीं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस चार्ट में क्लियर है? नहीं। जब क्लियर नहीं होता है तो क्या कह देते हैं,
ऑटो और हेट्रो, हो सकता हो कोई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकता हो कोई बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक हो सकता हो कोई प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक है। प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस समझाने के लिए, ठीक है, कि इट कुड बी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। क्लियर? पॉइंट समझिए, पॉइंट। तो इसके हम 3-4 स्टेटमेंट निकाल चुके हैं, यहाँ कंफर्मेशन है। एनिमलिया और प्लांटिया के बारे में तो बहुत पढ़ा जाएगा, फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लिए, ठीक है। फंगस के बारे में तो यहीं पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके घर का काम रहेगा कि आप 4-5 पॉइंट बना लें। इधर भी 3-4 पॉइंट बन चुके हैं, इधर भी बन चुके हैं, इधर भी बन चुके हैं। आपके घर से काम रहेगा कि आप इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हो मोनरा के बारे में, भारी भारी नाम लिखता है, ठीक है, एनाबीना नाम है, साइनोबैक्टीरिया नाम है, ठीक है, हम एक लिख देते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये नाम है, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, BGA। फोटो देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे दिखाएगा फोटो। तो ये एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, होते यूनिसेलर है। तो ये आपस में मिल के ना एक फिलामेंट मतलब कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी, एक अकेला में बल नहीं है तो कॉलोनी बना लेते हैं, राइट। तो कॉलोनीज के रूप में रहते हैं। उसी कॉलोनी में वो बड़का कॉलोनी दिखता है। बुक में अगर डायग्राम देखेंगे तो इसे कहने के लिए नाम दे देते हैं हेटेरोसिस्ट। एक जगह का नाम है हेटेरोसिस्ट, जहां पर एक काम होता है। क्या काम होता है? नाइट्रोजन का फिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम किया जाता है। तो फोटो से हम आपको इंफॉर्मेशन दिए। अगर सिर्फ आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी के 4 को याद कर लीजिएगा तो मोनरा में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। किताब को, बायोलॉजी में किताब को याद करना कोई बड़ा बात होगा, बहुत बड़ा बात होगा, ठीक है। हम समझा देंगे आपको तो शायद ईजी हो गया, इतना में काम चल जाता है। हम प्रोटिस्टा में बात करेंगे तो यही सब पॉइंट को दोहराया है आपकी बुक ने। एक पॉइंट और एडिशनल लिख दिया है, यहाँ लिखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख रहे हैं कि इसमें चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए सीलिया फ्लैजिला होता है। सब में होता है, एनिमल में भी है, फंगस में भी है, लेकिन बुक ने थोड़ा हाईलाइट किया है कि चलने वालने के लिए सीलिया फ्लैजिला सेल पढ़ा है दोस्त। छोटा छोटा टेंटिकल निकल जाते हैं, छोटा निकला तो सीलिया, बड़ा निकला तो फ्लैजिला, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप प्रोटिस्टा के भी एग्जाम्पल बुक्स से याद करिए। प्रोटिस्टा में पैरामीशियम, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें 2 न्यूक्लियस होता है। आप एग्जाम्पल नीचे लिख रहे हैं, पैरामीशियम। 3 ड्राइंग बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम का ड्राइंग बनाया है, समथिंग लाइक दैट, कि ऐसे करके ऐसे यहां बनाते हैं, ऐसे करके है। ये छोटे छोटे सिलिया निकले हुए हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, बाई न्यूक्लिएटेड, याद रखना चाहिए आपको। फिर इसमें एग्जाम्पल है अमीबा। भाई साहब यही तो कंसेप्ट था, मतलब यही तो जानकारी है आपको। अमीबा किसको बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा को। और एक और नाम है यूग्लिना, ये पहला ऐसा था जिसमें आँख जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए थे। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों नामों को याद कर लीजिएगा। प्रोटिस्टा भी खत्म हो गया, अब इतना खत्म कर ही दिए हैं तो 2 मिनट समय ले लेते हैं और फंगस भी निपटा ही देते हैं। क्या कहते हो दोस्त? अब थक गए हो तो ब्रेक करो ना, रोको, रेस्ट करो, अब फिर देखो ना, ठीक। फंगस में भी हमको तो 4-5 पॉइंट यही दिख गए। फंगस में एक नाम लिखता है फंगस में कि अलगी, चाहे रहने दो, ठीक है। हम फंगस से ही शुरुआत कर लेंगे, थोड़ा सा फंगस को ड्राइंग वगैरह बता देंगे आपको। तो दिस इज योर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फुल विथ इंफॉर्मेशन। आपका काम है कि आप इसको कितना मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। एक पैरेलली बुक रख लीजिए, एक समझाए देवी की हम आपको एग्जाम्पल इस बच्चे ने याद कर लिया, वो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो गया इसका। एग्जाम्पल इसका नहीं याद हुआ, धीरे धीरे 2-2 दिन पे, एक दिन पे देखते रहो, याद तो हो ही जाएगा। डन, बड़ा सा पार्ट बना दिया गया, बहुत है, बहुत है भाई मेरे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अब अगले क्लासेस में हम फंगस से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मोनरा प्रोटिस्टा निपटा चुके हैं, फंगस से शुरुआत करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे और सीधे एंट्री करेंगे प्लांट किंगडम पे, ठीक। आपको प्लांट किंगडम के अंदर उसका डिवीज़न, उसका क्लास, उसका ऑर्डर ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है।
तो प्लांट में पढ़ना है और एनिमल में पढ़ना है, ठीक है। एक चार्ट में इतना फ़ायदा हुआ, एक और चार्ट बनाया जाएगा, अगले चार्ट में 2 फोंचका भी फोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। आप इसे 2 बार 3 बार करके देखकर ख़त्म करिए। एक बार ख़त्म मतलब ख़त्म। धन्यवाद।